नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की इस क्लास के अंदर हम RPSC जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA के अंदर जो एक सब्जेक्ट है आपका राजस्थान सर्विस रूल, राजस्थान सर्विस रूल, और अगर इसको शॉर्ट में बोले तो RSR, राजस्थान सर्विस रूल्स, या फिर शॉर्ट में बोले तो RSR के अंदर आपका एक चैप्टर है डेफिनेशन के नाम से। उस चैप्टर के जो MCQ है वो मैं आपके साथ यहां पर आज डिस्कस करने आया हूं। तो राजस्थान सर्विस रूल का चैप्टर 1 है डेफिनेशन। यह जो चैप्टर है वो रूल 7 से स्टार्ट होता है और रूल 7 पे ही खत्म हो जाता है। रूल 7 में यहां पर रूल 7(1) से लेकर रूल 740 तक यहां पर आपके इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं उनसे रूबरू करवाया जाता है। उनकी जो परिभाषा है वो आपको इस चैप्टर 1 के अंदर समझाई गई है। एग्जाम के अंदर आप इस चैप्टर से 2 MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से आपके एग्जाम के अंदर 2 MCQ पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर आपसे। बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कितने MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 100 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। 100 MCQ को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी कि हर पार्ट के अंदर हम 25 MCQ आपके सामने लेकर आएंगे। तो यह पार्ट 1 है जो कि मैं आपको पब्लिकली सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा, और पार्ट 2, 3 एंड 4 हमारे जो कॉमर्स मेरी जान ऐप के अंदर जो हमारा पेड कोर्स है वहां पर जिन स्टूडेंट ने कोर्स परचेज कर रखा है उनको वो पार्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 1 डेफिनेशन के 25 MCQs। बिल्कुल डिटेल के अंदर हम यहाँ पर इन MCQ को करने वाले हैं। कोई भी अगर आपको किसी भी MCQ से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन आता है, यदि किसी राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म तिथि ज्ञात नहीं हो तो सामान्य वित्तीय लेखा नियम, ध्यान रखना मेरी बात, अगर कोई भी कर्मचारी अपनी जन्म तिथि नहीं बता पाता है, अपनी वास्तविक जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो नहीं बता पाता है, तो हमको रेफर करना पड़ता है जनरल फाइनेंस अकाउंट्स रूल्स को। GFAR के नियमों को हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो ये कहता है कि GFAR के कौन से रूल्स के तहत जन्म तारीख ज्ञात करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। If a state employee does not know his actual date of birth, then according to which rule of the general finance accounting rules, the process of finding the date of birth should be adopted। तो कौन से नियम के तहत आपको GFAR के कौन से नियम के तहत आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को फाइंड आउट कर सके। देखिएगा, अगर आप इसको आज के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, तो यह जो रूल है वो ज्यादा यूजफुल नहीं है। रीजन क्या है कि अब जो भी गवर्नमेंट सर्विस में जाएगा 10th की मार्कशीट उससे वो लेते हैं। 10th की मार्कशीट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, उसी को क्या कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ के रूप में कंसीडर कर लिया जाता है। चाहे आप बर्थडे कोई सी भी डेट पे बना रहे हो, आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ आपके टीचर ने लिख दी ना, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट की जाएगी आपकी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, और वही जो डेट होगी वही आपका जो रिटायरमेंट होगा वो निर्धारित करने वाली है। तो देखिएगा, GFAR का रूल आता है यहां पर, रूल 132 जो कि बताता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी डेट नहीं बता पाता है तो हम डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, यहां पर हो सकता है कि 2 तरह के एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय तो कहता है कि यार लगभग मैं देखो उम्र लग रही है, तो एक एम्प्लॉय तो केवल कहता है कि यार मैं 1964 में जन्म हुआ है मेरा, है ना, बस इतना ही बता पाता है। यानी कि केवल और केवल ओनली क्या बता पा रहा है, ईयर बताता है, केवल और केवल वर्ष बताता है।
एक एम्प्लॉय ऐसा है कि नहीं 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 भाई साहब, जब पैदा हुआ था तो होली के ढोल बज रहे थे, तो मैं मार्च 1964 में जन्म मेरा हुआ, लेकिन मार्च की कौन सी तारीख को हुआ ये नहीं बता पाता मैं। तो यानी कि यहां पर यह मंथ भी बता रहा है, साथ में यह ईयर भी बता रहा है। तो अगर केवल और केवल ईयर बताता है तो उस साल की 1 जुलाई को उसकी डेट ऑफ बर्थ मान ली जाएगी। लेकिन अगर मंथ भी बताया तो उस मंथ की 16 तारीख को, कौन सी तारीख को, 16 तारीख को, स्टूडेंट यहां पर 15 तारीख में कंफ्यूज हो सकते हैं, 16वीं तारीख को उसकी डेट ऑफ बर्थ उस महीने की मान ली जाएगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया मार्च 1964 वो कहता है, तो 16 मार्च 1964 को उसकी डेट ऑफ बर्थ मान ली जाएगी। ऐसा प्रोसीजर बताया गया है जीएफआर के रूल 132 में। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आज के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल अब क्या हो चुका है, पुराना हो चुका है, इसलिए इस रूल को वास्तव में वहां से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो आंसर क्या रहेगा आपका 2 नंबर, रूल नंबर 132। क्वेश्चन आता है, यदि कोई राज्य कर्मचारी को अपनी वास्तविक जन्म दिनांक नहीं बताकर जन्म का केवल और केवल वर्ष बताता है, जन्म का केवल और केवल वर्ष बताता है, तो बताओ, जन्म का केवल और केवल वर्ष बताता है, तो बताओ उस वर्ष में उसकी जन्म तारीख क्या मानी जाए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 1964 का, तो हमने क्या मान लिया, 1 जुलाई 1964 को इसका जन्म हुआ होगा। तो आंसर क्या जाएगा, 1 विल बी द आंसर, 1 जुलाई। नेक्स्ट आता है मीन्स ए पर्सन डेप्यूटेड फॉर ट्रेनिंग इन ट्रेड और बिजनेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है किसी ट्रेड या बिजनेस के अंदर, ताकि वो गवर्नमेंट सर्विस को हासिल कर सके। हु ड्रो पे एट ए मंथली रेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो सरकार से मंथली कुछ रेट्स वगैरह पाता है उस ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन सर जी जो लाइन है ना, अब आती है वो लाइन, बट नॉट एम्प्लॉयड इन और अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव वैकेंसी इन द कैडर ऑफ डिपार्टमेंट। लेकिन उसको उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई पोस्ट थी, उस पोस्ट के ऊपर जैसे ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उस पोस्ट के ऊपर उसको एम्प्लॉयड नहीं किया जाएगा, उस पोस्ट को उसको नहीं दिया जाएगा। बट इज नॉट एम्प्लॉयड इन और अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव वैकेंसी इन द कैडर ऑफ डिपार्टमेंट। यह लाइन इंपॉर्टेंट है, यह लाइन इंपॉर्टेंट है सर जी, है ना। देखिएगा, दो वर्ड आते हैं आपके सामने, मैं दोनों का आपको डिफरेंशिएट बता देता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया है, आरएसआर और जीएफआर ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके दोनों 50 में से, दोनों के 50 क्वेश्चन आएंगे आपके आरएसआर और जीएफआर के मिलाकर, मिनिमम 48 क्वेश्चन आपके सही होंगे। मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 48 क्वेश्चन सही होंगे। क्वेश्चन सही होने के लिए आपको सबसे पहले तो कंसेप्ट अच्छे से करना होता है, साथ में आपको एमसीक्यू करना होता है। कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, एक एक चैप्टर के अंदर मैं आपको खुद के बनाए हुए 100+ एमसीक्यू आपको लेकर आ रहा हूं। तो बताओ, ये दोनों ही चीजें कर ली तो 48 क्या, मिनिमम 48 है, मैक्सिमम 50 में से 50 भी आ ही सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, यहां पर मैं आपको 2 वर्ड्स बता रहा हूं, एक बता रहा हूं प्रोबेशनर, और एक बता रहा हूं अप्रेंटाइज। अब देखिएगा, जैसे ही क्या होता है, जैसे ही हमारी जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो हमको क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं, स्टार्टिंग के 2 साल जो होते हैं, डॉक्टर के केस में 1 साल होता है, लेकिन हम डॉक्टर तो है नहीं, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 साल होते हैं ना, उसको एज ए प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में रहना पड़ता है। जैसे ही, अब इस प्रोबेशनर ट्रेनी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं बताता हूं। जैसे कि अभी मेरी जॉब लगी, तो स्टार्टिंग के जो 2 साल थे ना, 2 साल हमको एज ए प्रोबेशनर ट्रेनी रखा गया, यानी कि हमको
उस समय यह माना गया कि यह बंदा अभी सीख रहा है, अभी इस बंदे को कुछ भी नहीं पता है, अभी हम इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, अभी इन 2 सालों के अंदर हम उसका क्या देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे कि यार क्या यह वास्तव में काम कर पाता है नहीं कर पाता है। इन 2 सालों के अंदर हम देखेंगे उसका रुझान देखेंगे सरकारी सेवा के प्रति, समाज की सेवा के प्रति, और क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन को सही से फॉलो करता है या नहीं करता है। और अगर ये देखा जाता है कि यार 2 साल के अंदर ही वो तो टाइम पर ऑफिस ही नहीं आ रहा है, ऑफिस 12 बजे आता है 2 बजे चला जाता है, कोई कस्टमर आता है तो उसको सीधे मुंह से बात नहीं करता है, अपने सीनियर की रेस्पेक्ट नहीं करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन तो भूल ही जाओ उसके सामने, तो ऐसा कोई एम्प्लॉय है तो उसको 2 साल के अंदर नोटिस दे दिया जाता है, टर्मिनेशन नोटिस, कि तुम जाओ भाई साहब अपने घर पे। लेकिन 2 साल की सर्विस अगर आपकी वहां अच्छी हो जाती है ना, प्रोबेशनल ट्रेनी के रूप में, तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है, आपको उस पोस्ट का क्या दिया जाता है, कंफर्मेशन लेटर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कंफर्मेशन लेटर मिलता है आपको। कंफर्मेशन लेटर का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 साल के रूप में जो प्रोबेशनल ट्रेनिंग की जो सेवा थी आपकी, जो प्रोबेशनल जो आपकी सेवा थी वो आपने कंप्लीट कर ली है। अब आपको इस पोस्ट का पूरा ज्ञान आ चुका है। अब हम आपको आपकी पोस्ट को क्या कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं। उस केस में हटाना, सपोज कि बाद में उस पोस्ट पे अगर आपको कंफर्मेशन लेटर मिल गया तो अब हटाना आपको उतना इजी नहीं रहता है जॉब से, है ना। अब आपको हटाएंगे ना तो प्रॉपर कार्यवाही वगैरह करके ही आपको हटाया जा सकता है। तो यानी कि यहां पर 2 साल के बाद में कंफर्मेशन लेटर मिलता है। लेकिन हमने क्या सीखा यहां पर, हमने यहां पर सीखा कि जैसे ही 2 साल की प्रोफेशनल ट्रेनिंग खत्म हो गई, आपको उस डिपार्टमेंट के अंदर एक जो पोस्ट थी वो दे दी गई, एक जो पोस्ट थी वो आपको दे दी गई। ये होता है प्रोबेशनर। अप्रेंटिस ऐसा कुछ नहीं होता है। अप्रेंटिस बोले तो वो कोई कोर्स कर रहा था, कोर्स के अंदर कुछ ट्रेनिंग का प्रोविजन था, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गए, उसको ट्रेनिंग वगैरह दिलवा दी गई। लेकिन उसको बाद में जैसी ट्रेनिंग खत्म हुई उसको घर भेज दिया गया। उसको अप्रेंटिस का जो पीरियड खत्म होने के बाद में कोई गवर्नमेंट पोस्ट अलॉट नहीं की गई, कोई गवर्नमेंट पोस्ट अलॉट नहीं की गई। ये होता है अप्रेंटिस। ये अप्रेंटिस के अंदर जो मेन आपको लाइन ध्यान में रखनी है वो यही है, बट इज नॉट एम्प्लॉयड और अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव वैकेंसी इन द कैडर ऑफ द डिपार्टमेंट। उसको उस डिपार्टमेंट के किसी भी कैडर के अगेंस्ट में कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट में उसको वो पोस्ट नहीं दी गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर ये जो प्रोबेशनर है, यहां पर ये जो प्रोबेशनर है इसका सेक्शन नहीं, रूल्स नियम आपको जरूर से ध्यान रखना है कि ये जो प्रोबेशनर है इसका रूल कौन सा है, इसका नियम कौन सा है, 730। अप्रेंटिस का नियम कौन सा है, अप्रेंटिस का नियम है 72। ठीक है, और अप्रेंटिस आ गया। एक आता है आपके लिए परमानेंट एम्प्लॉय। परमानेंट एम्प्लॉय बोले तो जैसे ही आप 2 साल के अंदर प्रोबेशनल ट्रेनिंग खत्म कर देते हो और एक परमानेंट पोस्ट पे चले जाते हो तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय कहा जाता है। परमानेंट एम्प्लॉय का नियम है 722। देखिएगा वीडियो को मैं बिल्कुल एमसीक्यू जो करवा रहा हूं बिल्कुल डिटेल में करवा रहा हूं, तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी बिल्कुल डिटेल के अंदर एमसीक्यू को देखोगे। मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए सर्विस और पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्शन इज ए सेपरेट यूनिट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अभी आपके जूनियर अकाउंटेंट 2022 की पोस्ट निकलेगी, ठीक है ना। तो ये जूनियर अकाउंटेंट 2022 क्या हो गया, अलग से अपना एक कैडर हो गया, जिसके लिए क्या होंगे, सेपरेट जो नियम कानून बनाए जाएंगे, जिसके लिए सेपरेट रूल्स प्रिपेयर किए जाएंगे। तो ये कहता है कि ए स्ट्रेंथ ऑफ सर्विस ये होगी, इसको बोला जाता है यूनिट, और पार्ट ऑफ द सर्विस सैंक्शनड एज ए सेपरेट यूनिट, जिसको एक सेपरेट यूनिट की तरह क्या किया गया है, सैंक्शनड किया गया है, उसको कहा जाता है कैडर, यानी कि संवर्ग नियम है कैडर का 74। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट का कोई रूल नहीं है, सर्विस का कोई रूल नहीं। परमानेंट
परमानेंट पोस्ट का मतलब क्या होता है, हालांकि मैं चलो ठीक है यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि हर टर्म्स को एक्सप्लेन करने से आपके लिए वीडियो लेंथी हो, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं यही मान के चलूंगा कि आप भी वीडियो को पूरा देख रहे हो। परमानेंट पोस्ट का मतलब होता है एक ऐसी पोस्ट जिसके ऊपर कोई भी समय सीमा नहीं है, जिसके ऊपर कोई भी समय सीमा नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट आपके पहले ये बाबूजी थे, इसका नाम था बाबू, है ना, बाबू थे, इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होल्ड करके रखी, फिर बाबूजी छोड़कर चले गए, मतलब कि इनका रिटायरमेंट हो गया, लेकिन ये जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट अभी भी वहीं की वहीं है। फिर बाबू के बाद में आया यहाँ पर सोना जी, तो सोना जी ने बाबूजी के जाने के बाद में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट को होल्ड किया, 20-30 सालों तक नौकरी की, फिर रिटायरमेंट हो गए, सोना जी चले गए, ठीक है ना, सोना जी चले गए, बाबूजी भी चले गए, फिर आप आए, फिर आप आए, फिर आपने इस पोस्ट को होल्ड किया। तो देखो ये जो पोस्ट होती है ये परमानेंट पोस्ट होती है जिसके ऊपर कोई भी समय सीमा नहीं है। बाबूजी आएंगे जाएंगे, सोना जी आएंगी जाएंगी, आप आओगे जाओगे, लेकिन ये जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट वहीं की वही रहेगी, उसको बोला जाता है परमानेंट पोस्ट या फिर स्थायी पद जिसके ऊपर कोई भी समय सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभावशाली वेतनमान नियमों की वेतन श्रृंखला संख्या 1 या 2 में नियुक्ति की गई है। अब देखिएगा आपकी जो आपका जो पे स्केल होता है, जो पे स्केल होता है उसके अंदर लेवल 1 से लेकर लेवल 23 तक लेवल डिसाइड किए गए हैं और उन्हीं के आधार पर उनके ग्रेड पे डिसाइड किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर उनके ग्रेड पे डिसाइड किए गए हैं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं लेवल 1, केवल और केवल लेवल 1 एंड लेवल 2 की, तो लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर जो सर्विस आती है उसको क्लास 4 सर्विस के नाम से जाना जाता है। बाकी जो लेवल कौन से बच गए, लेवल 3 से लेकर लेवल 23 तक, उनको अपर क्लास सर्विस, उनको अपर क्लास सर्विस या फिर सुपीरियर सर्विस या फिर सुपीरियर सर्विस या फिर उच्च सेवा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं L1 और L2 के अंदर कौन सर्विस होती है, क्लास 4 सर्विस, इसका जो नियम होता है वो होता है 74A, जबकि अपर क्लास का जो नियम होता है वो होता है 732। देखिएगा यहां पर मैंने केवल और केवल 2 ही लेवल आपके लिए लिख रखे हैं, तो यहां पर ये लेवल 1 और लेवल 2 जिनका ये ग्रेड पे होता है 1700 एंड 1750, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और लेवल 1 एंड लेवल 2 के अंदर जो सर्विस होती है उसको कौन सी सर्विस कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्लास 4 सर्विस, उसको कौन सी सर्विस कहा जाता है, क्लास 4 सर्विस। नेक्स्ट आता है, यदि कोई राज्य कर्मचारी अपनी वास्तविक जन्म तारीख नहीं बताकर अपने जन्म का वर्ष एवं महीना बताता है तो उसकी जन्म तारीख उस वर्ष की इस महीने की कौन सी तारीख मानी जाएगी। क्या बताया उसने, वर्ष बताया और महीना बताया, यानी कि हमारे एग्जाम्पल से ले तो मार्च भी बता दिया और 1964 भी बता दिया, तो अब कौन सी तारीख मान ली जाएगी, मार्च की 16वीं तारीख मान ली जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16th तारीख मान ली जाएगी। उन भत्ते को क्या कहता है, उन भत्तों को क्या कहते हैं जिन्हें राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से किए गए व्यय के पूर्ति के रूप में देती है। What are these allowances called which the state government gives to its employee in the form of meeting the expenditure incurred by the personally in special circumstances? उन खर्चों को क्या कहा जाता है, उन खर्चों को कहा जाता है कंपनसेटरी अलाउंसेज, उन खर्चों को कहा जाता है कंपनसेटरी अलाउंसेज या फिर क्षतिपूरक भत्ते। क्षतिपूरक भत्ते क्या होते हैं, क्षतिपूरक भत्ते का मतलब होता है कि किसी विशेष कार्य, मतलब किसी विशेष परिस्थिति थी और वो विशेष परिस्थिति इस वजह से जन्म ली है क्योंकि आप उस सरकारी सेवा के अंदर थे, तो गवर्नमेंट उस समय आपको जो रुपए देती है वो कहलाते हैं आपके कंपनसेटरी अलाउंसेज या फिर क्षतिपूरक भत्ते। रूल कौन सा है, रूल है 75। क्षतिपूरक भत्तों के अंदर एक भत्ता शामिल नहीं है जिसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। क्षतिपूरक भत्तों के अंदर शामिल नहीं है कौन सा भत्ता, सत्कार भत्ता। सत्कार भत्ता, सत्कार भत्ता बोले तो समचुरी अलाउंसेज, समचुरी
अलाउंसेज। सेंचुरी अलाउंसेज क्या होता है? अगर आपने एक मूवी देख रखी होगी, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, गीता रानी, है ना? तो गीता रानी मूवी देख रखी होगी, तो गीता रानी के स्कूल के अंदर कलेक्टर साहब आते हैं, फिर उनका पीए कहता है कलेक्टर साहब का गीता रानी को कि आप कलेक्टर साहब आए, उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करवाओ। वो जो चाय नाश्ते के जो खर्चे होते हो, हालांकि गीता रानी ने तो किए नहीं, गीता रानी अगर वो चाय नाश्ते के खर्चे करती तो वो जो खर्चे आते वो कंपनसेटरी, वो आते हैं आपके सत्कार भत्ते के अंदर। जैसे आपको पता है कि आप कभी किसी के ऑफिस वगैरह मिलने जाते हो, तो ऑफिस वगैरह मिलने जाते हैं, हालांकि बड़े बड़े अफसरों से आप मिलने जाते हो, तो वहाँ पर आपको चाय नाश्ता सब, आपको स्नैक्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं, अब उस समय तो वो ऑफिसर ने रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ऑफिसर को बाद में वो रुपए जो मिलते हैं उसको कहा जाता है सत्कार भत्ता या समचुरी अलाउंसेज। समचुरी अलाउंसेज, और समचुरी अलाउंसेज को क्षतिपूरक भत्तों में शामिल नहीं किया जाता है। ये साफ साफ नियमों में लिख रखा है। कौन से नियम में लिख रखा है? नियम 7.5 में यह लिख रखा है। नेक्स्ट आता है, विच हॉलीडे इज मेंशन्ड इन दी राजस्थान सर्विस रूल 93(2)। राजस्थान सर्विस रूल के 93(2) में कौन सा रूल मेंशन्ड है? 93(2) में मेंशन्ड है आपका कम्यूटेड लीव या फिर रूपांतरित अवकाश। अब ये रूपांतरित अवकाश क्या होता है? रूपांतरित अवकाश सिंपल सी बात है, दो अवकाशों को क्या कर देता है? ये कन्वर्ट कर देता है एक अवकाश के अंदर, है ना? दो अवकाश, इसमें दो अवकाश, जैसे कि आपके पास 10 रूपांतरित अवकाश होते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर ये जो अवकाश वाला चैप्टर आएगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा, है ना? आपके पास 10 अवकाश होते हैं, ये 10 अवकाश होते हैं, तो आप उसमें से 5 कम्यूटेड लीव ले सकते हो, मतलब उनको कम्यूट कर सकते हो 10 अवकाशों को, ठीक है ना, हाफ पे लीव को। अब यहाँ पर क्या होगा, सुनना अच्छे से मेरी बात। यहाँ पर जब आप कम्यूटेड लीव लेते हो तो आपको रीजन देना पड़ता है कि आप ये कम्यूटेड लीव क्यों ले रहे हो, मेडिकल की वजह से ले रहे हो, आप स्टडी की वजह से ले रहे हो, तो वो रीजन भी आपको यहाँ पर देना पड़ता है। और ये जो नियम है वो कौन से? नियम 93(2) के तहत ये नियम आते हैं। प्राइवेट जो क्लास होगी ना, वहाँ पर जो वो मेरा खुद का जो पर्सनल जो लीव वाला है, मतलब कि किस तरह से मैं लीव डालता हूँ, किस तरह से आपको लीव सैंक्शन हुई दिखती है, सबकी नॉलेज मैं आपको प्रैक्टिकली दूंगा, है ना, खुद का जो लीव पोर्टल ओपन करके, है ना। तो जरूर से आप, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे कॉमर्स मेरी जान ऐप को डाउनलोड करके नहीं किया तो डाउनलोड कर लिया होगा अभी तक, और वहाँ पर हमारा जो कोर्स है TRA का एंड जूनियर अकाउंटेंट का, वो जरूर से सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट आता है, राज्य की संचित निधि का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की अनुपालना में किया गया है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंसोलिडेटेड फंड। अब देखिएगा, ये जो संचित निधि होती है वो क्या होती है? सिंपल सा जो इसका मेन होता है ना, जितने भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनकी जो सैलरी आती है ना, उनकी जो सैलरी आती है वो कौन से फंड से आती है? कंसोलिडेटेड फंड से ही आती है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो 3 फंड रखती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जितने भी रुपए पैसे होते हैं उसको 3 फंड में रखती है। एक होता है संचित निधि, एक होती है आकस्मिक निधि, और एक होती है पब्लिक फंड, है ना, एक होता है पब्लिक फंड। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल है आर्टिकल 266, आर्टिकल 266। नेक्स्ट आता है, राजस्थान सेवा नियम में परिभाषाएं, जो डेफिनेशंस हैं, वो कहां पर दी गई है? राजस्थान सर्विस रूल के वॉल्यूम 1 में, राजस्थान सर्विस रूल के वॉल्यूम 1 के अंदर पार्ट 1, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, राजस्थान सर्विस रूल का वॉल्यूम 1 पार्ट 1। इसमें चैप्टर कौन सा है? इसमें चैप्टर, अच्छा सॉरी स्टार्टिंग अंदर मेरा चैप्टर है 2 एंड रूल है 7। यहाँ पर ये चैप्टर 1 लिख दिया हमने, सॉरी गलती से, ये जो चैप्टर 1 ही है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 है, लेकिन डेफिनेशन का जो रूल है वो है रूल 7(1) से 740, और जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2, जो कि आपके कोर्स के अंदर है। तो यहां पर चैप्टर 2 आ जाएगा। चैप्टर 2 के अंदर कौन सा नियम है? रूल 7 है। देखो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस बेस्ड, जितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते जाओगे ना, उतने कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन आता है,
चतुर्थ श्रेणी सेवा से जो आशय है वो यह है कि लागू वेतनमान नियमों के निहित जो लेवल 1 और लेवल 2 के जो पद होते हैं ना, उनके अंदर अगर आप सेवा करते हो तो वो कहलाती है चतुर्थ श्रेणी सेवा। वो क्या कहलाती है? चतुर्थ श्रेणी सेवा। और ये जो नियम है वो 7(4)(a) के तहत आता है। ये कहता है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा के अंदर वर्तमान में ग्रेड पे क्या है, मैंने आपको प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल जो ग्रेड पे वाला था उसका स्नैपशॉट लेके भी दिखाया। अभी जो ग्रेड पे है इस लेवल 1 एंड लेवल 2 के तहत वो कितना है? 1700 एंड 1750। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपनसेटरी अलाउंसेज। इनमें से कौन सा एक क्षतिपूरक भत्ता नहीं है? मैंने आपको बताया था क्षतिपूरक भत्ता कौन सा नहीं है? सत्कार भत्ता या समचूर्य जो अलाउंसेज होता है वो क्षतिपूरक भत्ते में नहीं आता है। बाकी तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं? क्षतिपूरक भत्ते के तहत आते हैं। राजस्थान सेवा नियमों के अंदर सक्षम प्राधिकारी कौन है? देखो, सक्षम प्राधिकारी का मतलब होता है पहला तो राज्यपाल। लेकिन अब राज्यपाल ही सब डिसीजन नहीं ले सकता ना, तो राज्यपाल क्या करता है? इन नियमों के तहत अपनी जो पावर्स होता है वो डेलीगेट कर देता है। जिनको भी वो डेलीगेट करेगा वो भी क्या बन जाएंगे? सक्षम अधिकारी बन जाएंगे। सक्षम अधिकारी का मतलब होता है एक ऐसा अधिकारी जो कि इन नियमों की पालना को सुदृढ़ करता है। वो ये देखता है कि जहां पर भी जिस भी संस्थान के अंदर वो कार्यरत है वहां पर राजस्थान सर्विस रूल के जो नियम हैं उनका पालन हुआ है। तो यहां पर 1 एंड 2 दोनों ही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। और कंपिटेंट अथॉरिटी का जो रूल है, सक्षम प्राधिकारी का जो रूल है वो कौन सा है? रूल 7(6). भारत में किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की अवधि, भारत के अंदर अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो उसको ड्यूटी पर माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हर साल जब आप जाओगे जॉब के अंदर, तो हर साल या हर 2-3 साल के अंदर कुछ नए रूल्स वगैरह आएंगे, जीएसटी आ गया, ऐसे ही कुछ नए अमेंडमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या कर दिया जाएगा? 7-8 दिन के लिए ट्रेनिंग के ऊपर भेज दिया जाएगा। हो सकता है कि सेम स्टेट के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर, कहीं पर भी भेज दिया जाएगा। तो जो ट्रेनिंग का पीरियड है ना, वो भी आपकी ड्यूटी के अवधि के अंदर माना जाना चाहिए। वो भी आपकी ड्यूटी के अंदर अवधि में माना जाना चाहिए। ये बात कहां पर कही गई है? ये बात कही गई है राजस्थान सर्विस रूल के नियम संख्या 7 के उप नियम 8 में बी पॉइंट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो 7(8)(b)(1) के तहत यह आप बताया गया है। आदेश की प्रतीक्षा, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, मतलब कि क्या हुआ? आप गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया, उसके बाद में आपको कह दिया गया कि आपकी जो पोस्टिंग है वो जयपुर हुई है, लेकिन आपको अभी तक जयपुर के अंदर गो हेड नहीं दिया गया कि आ जाओ और ज्वाइन कर लो। तो ये जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड आदेश की प्रतीक्षा, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर। उसको भी ड्यूटी में माना जाना चाहिए, उसको भी ड्यूटी में माना जाना चाहिए। यह रूल बताया गया है राजस्थान सर्विस रूल के नियम 7 उपनियम 8 के पॉइंट बी के अंदर, थर्ड पॉइंट के तहत। नेक्स्ट आता है निम्न में से फीस क्या है? निम्न में से फीस क्या है? देखिएगा, पहले तो फीस का जो नियम है वो ध्यान में रख लीजिएगा कि फीस क्या होती है। फीस का जो नियम है वो 7(19) है। फीस का जो नियम है वो कौन सा है? 7(19) है। फी या शुल्क, इसको शुल्क भी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जो फीस होती है ना, वो आपको संचित निधि से नहीं मिलती है, ध्यान रखना। संचित निधि के अलावा कहीं और से मिलनी चाहिए, संचित निधि से नहीं मिलनी चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि जो फीस होती है ना, वो आवर्तक हो सकती है, यानी कि हर महीने मिल सकती है, या अनावर्तक हो सकती है, यानी कि कभी कभार मिलने वाली हो सकती है। कभी कभार मिलने वाली हो सकती है, इंग्लिश में लिख दो सर जी। या तो यह रिकरिंग हो सकती है या फिर नॉन रिकरिंग हो सकती है। इसके अलावा जो अगला नियम आपको ध्यान में रखना है कि यह जो शुल्क होता है या फिर फीस होती है वो अनुपार्जित आय नहीं होनी चाहिए। अनुपार्जित आय नहीं होनी चाहिए, अनुपार्जित आय नहीं होनी चाहिए। लाइक अगर मैं कहूं कि फीस हो गया, लाइक हो गया, रेंट हो गया, इसके अलावा, यानी कि इनके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता ना, इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यह श्यामलाल है, श्यामलाल का यह जमीन है। श्यामलाल जी को कहा गया कि यार जमीन के अंदर कि यहाँ पर हम एक मीटर नहीं, यहाँ पर हम एक टावर लगाएंगे
और ये जो टावर लगाएंगे ना, इस टावर का हम आपको 20,000 रुपया महीने का देते रहेंगे। गवर्नमेंट से मिल रहा है, 20,000 रुपये पर मंथ का मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको फीस नहीं कहा जा सकता है। ये माना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है ना, फिर भी इसको फीस नहीं कहा जाता, क्योंकि ये अनुपार्जित आय है, जो कि बिना कुछ करे ही इसको क्या हो रहे हैं, 20,000 रुपये इसको मिल रहे हैं। तो ये अनुपार्जित आय नहीं होनी चाहिए, या फिर जो नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए जिसको फीस माना जाएगा, ऐसे कार्य से रुपया मिलना चाहिए, ऐसे कार्य से रुपया मिलना चाहिए। कैसे कार्य से? जिसमें सेवा से प्राप्त अर्जित ज्ञान का उपयोग हुआ हो। सेवा के रहते आपने जो ज्ञान प्राप्त किया ना, वो आपको उपयोग हुआ हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, ये मोदी जी थे, मोदी जी ने कहा कि यार बीएसएनएल को रिवाइवल करना है, बीएसएनएल को रिवाइवल करना है, बीएसएनएल को एकदम मतलब इंडिया की नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बना देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, एक प्रॉपर हमको एक रिपोर्ट दो। अब ये रिपोर्ट कौन दे, है ना, ये दिक्कत आ गई। तो रिपोर्ट के अंदर उनको पता चला कि अरे बीएसएनएल के अंदर तो एक महानुभाव बैठे हैं, है ना, नाम है उनका अभिषेक, नाम है उनका अभिषेक, लिखते भी अच्छा है, समझाते भी अच्छा है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप कहोगे सर जी खुद के मुंह से खुद की तारीफ, मोदी जी ने ऐसा कहा कि अभिषेक लिखता भी अच्छा है, समझाता भी अच्छा है, एनालिसिस भी अच्छा कर लेता है। तो अभिषेक जी को बुलाया जाए और अभिषेक जी को इसके रिवाइवल के ऊपर, मतलब कि क्या क्या बीएसएनएल के अंदर समस्याएं चल रही है, बीएसएनएल का प्रेजेंट वर्किंग कंडीशन कैसा है, बीएसएनएल के अंदर कहां कहां प्रॉब्लम्स आ रही है जहां से रुपया नहीं आ रहा है, कैसे उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, जैसे जब वहां से रुपया आ जाए, आप इसके ऊपर हमको प्रॉपर रिपोर्ट दो। मैंने कहा कि मोदी जी क्षमा कीजिए, मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा काम तो मतलब मैं तो ऑफिस आने के बाद में पढ़ाता भी हूँ, ऐसा मैं कह नहीं सकता मोदी जी को, है ना, चाहकर भी। तो मैंने कहा मोदी जी ठीक है जी, ये काम मैं आपका कर दूंगा। फिर मोदी जी ने क्या किए, गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे को रुपया दिया कि भाई साहब अब इनको हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे अगले 30 महीनों तक। ऐसा कह सकती है, या फिर मेरे को कह दिया जाएगा कि यार इनको हर साल या फिर हर 5-6 महीने के अंदर 10,000 रुपए दे दिए जाएंगे, है ना, ऐसा कह देते हैं मेरे को। तो यहाँ पर बताओ, ये जो मैंने रिपोर्ट लिखी है, क्या यहाँ पर मैंने अपने सेवा का अंदर जो ज्ञान था उसको अर्जित करके लिखी है? आपका आंसर आएगा यस। तो यहाँ पर अब जो मेरे को रुपए दिए जा रहे हैं वो क्या कहलाई जाएगी, फीस कहलाई जाएगी, यानी कि शुल्क कहलाया जाएगा। तो संचित निधि से नहीं मिलनी चाहिए, आवर्तक या अनावर्तक हो सकती है, अनुपार्जित आय नहीं को शुल्क में नहीं माना जाता है, ऐसे कार्य से मिलना चाहिए जिसमें सेवा से प्राप्त अर्जित ज्ञान का उपयोग किया गया हो। नेक्स्ट आता है विच इज द फॉलोइंग इज फीस। फीस क्या है? एक राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाला आवर्तक या अनावर्तक भुगतान जो कि संचित निधि से नहीं सर जी। एक राज्य कर्मचारी किसी प्रशिक्षण संस्थान में भाषण देता है और उसे प्राप्त राशि हो सकता है। फिर भी संचित निधि के अतिरिक्त, यह संचित निधि के अतिरिक्त राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाला आवर्तक या अनावर्तक भुगतान, यह डायरेक्ट फीस की क्या लिख दी है इन्होंने, डायरेक्ट ही फीस की क्या लिख दी है, पूरी की पूरी जो परिभाषा है वो लिख दी है। और फीस की जो परिभाषा है वो कहां पर गिवन है, 7(9) में गिवन है, ठीक है। स्थायी नियुक्ति के फलस्वरूप अर्जित स्थायी पद को धारण करने का, देखो मैंने क्या कहा, जैसे 2 साल के बाद में आपको परमानेंट का दे दिया जाएगा, लेटर दे दिया जाएगा, फिर आप एक स्थायी पद को धारण कर लेते हो, तो उस धारण को करने को क्या जाता है, पदाधिकार, मतलब कि जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता उस पोस्ट के ऊपर आप हो। किसी विशेष कार्यालय के संबंध में उस दिन से क्या तात्पर्य है जिस दिन ऐसा कार्यालय राज्य कार्य नहीं करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की विज्ञप्ति द्वारा बंद घोषित कर दिया गया है। मतलब कि राज्य सरकार कह रही है कि इस दिन काम नहीं होगा, यह कहलाता है आपके लिए हॉलीडे या फिर अवकाश। कहां पर दिया गया है, 7/12 के अंदर यह आपको गिवन होगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान सेवा नियमों के अंदर स्थानीय निधि। स्थानीय निधि बोले तो लोकल फंड्स की परिभाषा कहां दी गई है, लोकल फंड्स बोले तो जो अपने एंड से खुद का जो फंड होता है वो रखते हैं, जैसे कि सरकार अपने पास कंसोलिडेटेड फंड रखती है, ये अपना खुद का फंड रखते हैं, इसको बोला जाता है लोकल फंड। इसकी परिभाषा कहां पर दी गई है, 7/18 के तहत इसकी परिभाषा दी गई है।
विभाग प्रमुख बोले तो हेड डिपार्टमेंट, हेड डिपार्टमेंट की सूची कौन से परिशिष्ट में दी गई है आपको यह बताना है। देखिएगा बात आती है रूल 7 और 11 पे, दो डंडे लेकर खड़ा होता है हेड डिपार्टमेंट। 7-11 से जहां पर विभागाध्यक्ष के बारे में या हेड डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। यह कहता है कि विभागाध्यक्ष का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजस्थान सर्विस रूल 1951 के वॉल्यूम सेकंड के अंदर हमने एक एनेक्सर लगा रखा है 14, एक एनेक्सर लगा रखा है 14, वहां पर उसका नाम गिवन होना चाहिए। एनेक्सर 14 के अंदर भी दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए के अंदर आते हैं क्लास फर्स्ट हेड डिपार्टमेंट और लिस्ट सेकंड के अंदर आते हैं, लिस्ट बी के अंदर आते हैं अदर देन क्लास ए। और यहां पर बात करता हूं कि क्लास ए के अंदर, लिस्ट ए के अंदर कितने क्लास 1 विभागाध्यक्ष को नाम दिया गया है अभी तक 8%, 130, जबकि लिस्ट बी के अंदर कितने का नाम दिया गया है, ये अराउंड दिया गया है 114। एग्जाम के अंदर इनको याद रखना है क्या? नहीं सर जी, एग्जाम के अंदर तो ये जो बातें हैं, ये डायग्राम जो बताया गया इसको आप याद रख लेना, मोर देन इनफ होता है। तो विभागाध्यक्ष की जो सूची होती है वो कहां पर दी गई है? दी गई है आपके एनेक्सर 14 के अंदर, एनेक्सर 14 के अंदर। ठीक है जी, हाँ जी सर जी, बिल्कुल सही है। क्लास 1 के अंदर क्लास 1 की सूची कहां दी गई है? एनेक्सर 14 में, एनेक्सर 14 में, वो भी लिस्ट ए में। तो यहां पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपके लिए सही हो जाएगा। मानदेय होता है, ऑनेरियम होता है। ऑनेरियम कहां से दिया होता है? देखो ये भी बात ध्यान में रखना आप, ये भी आप बात में ध्यान में रखना। ऑनेरियम की डेफिनेशन दी गई है 7-13 में। फीस जो होती है वो संचित निधि से नहीं दी जाती है, जबकि जो ऑनेरियम होता है, मानदेय होता है, वो संचित निधि से दिया जाता है। एज ए सैलरी ही कह सकते हो, क्योंकि हमने आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया, इसके एवज में सरकार चाहती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, तो वो आपको मानदेय देती है। मानदेय हो सकता है वे भी फीस की तरह पर आवर्तक या अनावर्तक हो सकता है, लेकिन जरूरी है कि यह संचित निधि से दिया जाना चाहिए। वेयर इज ज्वाइनिंग टाइम डिफाइंड? पदभार ग्रहण काल को कहां पर डिफाइन किया गया है? पदभार ग्रहण काल बोले तो ज्वाइनिंग टाइम को, जैसे ही आपको कोई नई पोस्ट मिलती है तो आपको उसको ज्वाइन करने का जो टाइम पीरियड मिलता है वो कहलाता है ज्वाइनिंग टाइम। या फिर अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर नई पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए जो टाइम मिलता है दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टाइम। इसके लिए चैप्टर भी सेपरेट हम पढ़ने वाले हैं, जबकि परिभाषा इसकी कहां पर गिवन है? परिभाषा इसकी गिवन है रूल 7-14 के तहत। कहां पर इसकी परिभाषा गिवन है? रूल 7-14 के तहत। आई होप आपको हमारा ये जो MCQ है ये अच्छे लगे होंगे। ये समझ में तभी आएंगे जब आप एक बार चैप्टर को गो थ्रू कर लोगे, है ना। और मैंने हालांकि अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं, अगर आपने गो थ्रू नहीं किया तो भी आपको समझ में आ जाए। इसी के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमारी जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान, प्ले स्टोर से जाकर जरूर से डाउनलोड कीजिएगा और हमारे कोर्स को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाइएगा, कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा।